आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारे प्राइमरी लेवल का है 1 to 5 के लिए 29 दिसंबर 2022 का। इससे पहले मैंने इसकी CDP EVS का काफ़ी क्लासेस बना रखी ना, देखिए तो देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा गंधांश आता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसी के आधार पर आंसर देने होते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही चुनने हैं। मैं हमारा गद्यांश कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के इस रूप से सभी परिचित हैं। इस रूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर है केसरिया, बीच में है श्वेत यानी कि सफ़ेद, और सबसे नीचे है हरा यानी कि ग्रीन। केसरिया रंग है साहस और बलिदान का प्रतीक, श्वेत रंग है शांति और सच्चाई का परिचालक। ये भी अलग अलग याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का। श्वेत रंग किसका है? शांति और सच्चाई का। हरा रंग है संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत रंग की पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी कि 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? झंडा फहराना कहते हैं। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयतकार होना चाहिए, ठीक है, हमारी व्याख्या है। और इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है चौकोर, ऑप्शन बी है तिकोना, ऑप्शन सी है आयताकार, ऑप्शन डी है गोल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हमें सबसे पहले यही मिल गया। इसने बताया था कि नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयतकार होना चाहिए। वही हमसे पूछ लिया कि नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयतकार, ठीक है। ये जो गद्यांश पढ़ा है इसी में से हमें इसके सवालों के आंसर देने हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज है उसका आकार कैसा होना चाहिए? आयताकार। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा होता है? केसरिया होता है। बीच में कौन सा होता है? श्वेत यानी कि सफेद होता है। और सबसे नीचे कौन सा होता है? हरा होता है, ठीक है। और कितने कौन सा प्रतीक कौन होता है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है? ऑप्शन ए है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है। ऑप्शन बी है कि सूर्योदय के बाद ही फहराया जा सकता है। ऑप्शन सी है दिन रात फहराया जा सकता है। और ऑप्शन डी है केवल विशेष अवसरों पर ही फहराया जा सकता है। अभी आपने पूरा गद्यांश पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले ये नियम था कि पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक पढ़ाएंगे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया और इसका नया नियम बनाया गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो दिन रात किसी भी समय किसी वक्त फहराया जा सकता है, ठीक है, 24 घंटे फहराया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ी होती, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियम, अगर आपने गद्यांश पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ईजी है। हमारी व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार हम झंडे को दिन रात यानी 24 घंटे फहरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है श्वेत, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है केसरिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी केसरिया। आपने देखा क्या कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर्स थे? 3। सबसे ऊपर कैसा था? केसरिया, बीच में कैसा था? श्वेत, और सबसे नीचे कौन सा था? हरा, ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और सबसे नीचे कौन सा है? ग्रीन कलर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरा रंग किसका परिचायक है? ऑप्शन ए है शांति, ऑप्शन बी है श्रीमंती, ऑप्शन सी है साहस और ऑप्शन डी है बलिदान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शांति। जो ग्रीन कलर था वो शांति का प्रतीक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि हरा रंग किसका प्रतीक था? श्रीमंती का परिचायक था। और केसरिया रंग था ये साहस और बलिदान का था। सफेद रंग शांति और सच्चाई का परिचायक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना।
ऑप्शन बी है कि खंबे पर बंधे ध्वज को खोलना। ऑप्शन सी है कि ध्वज को खंबे पर फूल डालकर बांधना। और ऑप्शन डी है खंबे पर बंधे ध्वज को सलामी देना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना ही क्या कहलाता है, कि ध्वजारोहण कहलाता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ध्वजारोहण की प्रक्रिया ये है कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए हम ऊपर खींचकर फहराया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन बी है सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन सी है सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन डी है सूर्य प्लस उदय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय बराबर क्या होता है, सूर्योदय। ठीक है, और ये हमारा है संधि विच्छेद सूर्योदय का। हमारी व्याख्या कह रही है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय। इसमें आ प्लस उ मिलकर ओ होगा। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जब आ बड़ा आ के बाद ई उ ऋषि आता है तो ये ए ओ आर में वो बदल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो गया। और ये कौन सी संधि है, यड़ संधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न है यानी कि अलग है। ऑप्शन ए है श्वेत यानी कि सफ़ेद, ऑप्शन बी है चक्र, ऑप्शन सी है केसरिया, ऑप्शन डी हरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चक्र। जब ने देखा था कि 3 कलर्स थे, श्वेत केसरिया और हरा, ये तीनों कलर्स थे और चक्र तो अलग था, तो हमारा अलग पूछा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि ध्वज को क्या कहते हैं हम, तिरंगा, यानी 3 रंगों का समूह। इसमें 3 कलर्स होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तिरंगा में द्विगु समास है, ये भी याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है नियमानुसार, ऑप्शन बी है नियमानुसार, ऑप्शन सी है नियम अनुसार, ऑप्शन डी है नियमानुसार। से नियमों के अनुसार नियमानुसार होता है। से आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, नियम प्लस अनुसार, नियमानुसार और नियम मतलब नियमों के अनुसार। हमारी व्याख्या कह रही है कि नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा, वो नियमानुसार होगा। ठीक है, कौन सा वाला है, नियमा प्लस नुसार, नियमानुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है ई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ई। राष्ट्र प्लस ई बराबर राष्ट्रीय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय ई है। इसमें मूल शब्द है राष्ट्र और लास्ट में ई जुड़ गया है, इसीलिए भारतीय दर्शनी, ये भी किस में आएंगे, ये सब हमारे ई प्रत्यय से बने हैं। भारत प्लस ई भारतीय, दर्शन प्लस ई दर्शनी। ठीक है, और राष्ट्रीय प्लस ई राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, काव्यांश है। इसमें एक गद्यांश आता है और एक काव्यांश आता है। काव्यांश को भी पढ़ना है और हमें आंसर देने हैं। काव्यांश है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी थेरी राह रोकते पाहन। पाहन मतलब होता है पत्थर, मतलब कुछ भी बनो लेकिन तुम कायर जो है वो मतलब डरपोक हो, वो मत बनो। ठोकर मारो पटक मत माथा, मतलब ये है कि थोड़ी सी ठोकर एक दूसरी लगती है तो उसमें डरना नहीं चाहिए, ठोकर मारकर आगे बढ़ना चाहिए। माथा को हर समय पटकते नहीं रहना चाहिए कि हाय मेरा नसीब कितना बुरा है, हाय मेरा नसीब कितना बुरा है, ये सबको रोते नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तेरी राह रोकते पत्थर, तुम्हारे जो रास्ते हैं वो कौन रोक रहा है, पत्थर जो है वो रोक रहे हैं, तुम्हारे आगे इतने सारे पत्थर पड़े हुए हैं। ले देकर जीना, क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मतलब अगर किसी ने तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें उधार में दे दी तो वो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, ऐसा नहीं जीना चाहिए हमें। अब गम के आंसू मतलब हर समय रोना नहीं चाहिए। मानवता ने तुझको सींचा बहा युगों तक खून पसीना, मानवता ने तुम्हें सींचा है अपना युगों तक खून पसीना बहाकर। कुछ ना करेगा क्या करेगा, मतलब कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे। रे मनुष्य बस कातार क्रुदन अर्पण कर, सर्वस्व मनुष्य को कर कर दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। मतलब पूरे में ये क्या गया है कि तुम कुछ भी बनो बस कायर मत बनो अपनी जिंदगी में। अगला क्वेश्चन, इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है। ऑप्शन ए है खुशियाँ भरने, ऑप्शन बी है दुख देने, ऑप्शन सी है बाधा ना डालने के, ऑप्शन डी है मार्ग अवरुद्ध करने के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ग अवरुद्ध करने के। कवि ने पाहन को यहाँ पे
मार्ग अवरुद्ध करने के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कवि ने पाहन को मार्ग अवरुद्ध करने के संदर्भ में प्रयोग किया है। ठीक है, पाहन मतलब होता है पत्थर। पत्थर जब पड़ा होता है तो क्या करता है, मार्ग को तो वो रोक ही लेता है ना, तो मार्ग में रोकना होता है अवरुद्ध पैदा करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन ए है परिश्रमी, ऑप्शन बी है कायर, ऑप्शन सी है साहसी, ऑप्शन डी है कोमल। तो हमने पूरी पढ़ी थी अच्छे से गद्दा काव्यांश, तो उसमें कहा गया था कुछ भी बन बस कायर मतलब, तो क्या नहीं बनना चाहिए, तो कायर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, परिश्रमी साहसी कोमल कुछ भी बनो, लेकिन क्या ना बनो, कायर ना बनो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सम्मुख यानी किसके सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है दुष्ट, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी है स्वयं, ऑप्शन डी है मनुज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुष्ट। दुष्ट के सामने हमें आत्मसमर्पण है वो नहीं करना चाहिए। दुष्ट के सम्मुख क्या नहीं करना चाहिए, आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, ये भाव किस पंक्ति में आया है। ऑप्शन ए है अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, ऑप्शन बी है कुछ भी बन बस कायर मत बन, ऑप्शन सी है ले देकर जीना क्या जीना, ऑप्शन डी है कुछ ना करेगा किया करेगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ले देकर जीना क्या जीना। ठीक है, समझौता जीवादी जीवन व्यर्थ होता है, ये भाव जो होता है वो ले देकर जीना क्या जीना पंक्ति में आया है। अभी कह रही है कि समझौतावादी जीवन कैसा होता है, व्यर्थ यानी कि खराब होता है। यहाँ पे कौन सी संधि है, अड़ संधि। यहाँ पे बी प्लस अर्थ बराबर व्यर्थ हो गया है, यहाँ पे अड़ संधि है, भी पूछ चुका है तो याद रखना। ये भाव देकर जीना क्या जीना पंक्ति से आज से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवता ने कुछ को सींचा पंक्ति का आशय है। ऑप्शन ए है मानवीय गुणों का पोषण, ऑप्शन बी है मानवता का अभाव, ऑप्शन सी है मानव द्वारा सिंचाई करना, ऑप्शन डी है मानवता में विश्वास। है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानवीय गुणों का विकास। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि मानवता ने तुझको सींचा मतलब होता है कि मानव का तुझको क्या दिए, मानवीय गुणों का पोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कातर का अर्थ है। ऑप्शन ए है संकोच, ऑप्शन बी है निर्लज्ज, ऑप्शन सी है अविश्वास, ऑप्शन डी है व्याकुल। कतार, कतार का सही अर्थ होता है ऑप्शन डी व्याकुल। ठीक है, जो भय से आकुल मतलब व्याकुल जो होता है वो कतार का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, कतार का अर्थ व्याकुल है। ठीक है, में दो में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के लिए उपागम का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन ए है ये परामर्श कोश है, ऑप्शन बी है ये समग्र भौतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक उपागम है, और ऑप्शन डी है मानवीय उपागम है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी की ये समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सुधा कक्षा 2 में क्या कर रही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के समग्र भौतिक प्रक्रिया उपागम का अनुसरण कर रही है। ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना में किन तत्वों को समझना जरूरत है। मतलब क्या है कि ऋतु है वो क्या चाहती है कि उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, उसके शब्दों का सही तरह से क्या करें उसे लिख सके। तो शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ऋतु को जो के स्टूडेंट्स को ज़रूरत है। ऑप्शन ए है वर्तनी और पठन, ऑप्शन बी है संयुक्तिकरण और रूपांतरण, ऑप्शन सी है लेखन और श्रवण, ऑप्शन डी है समानार्थी और विपरीतार्थ। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी संयुक्तिकरण और रूपांतरण। अगर ऋतु चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिखें तो उन्हें करण रूपांतरण तत्वों को क्या करने की जरूरत है, समझने की। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के संयुक्तिकरण और रूपांतरण तत्वों को समझने की उसे जरूरत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिका अपने विद्यार्थियों की हमेशा ये मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी। ऑप्शन ए है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्वलन, ऑप्शन बी है अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना,
ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, और ऑप्शन डी है कि अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अंग्रेजी में से ये तथ्य होते हैं उनको अन्य विषयों के संबंध कर पाना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अनिका चाहती है कि उसके जो शिक्षार्थी हैं वो हमेशा क्या करें, ये मदद। अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा मदद करना चाहती है कि वे अंग्रेजी में कक्षा में सीखे ये जो शब्द होते हैं उनको अन्य विषयों के साथ क्या कर सके, जोड़ सके, उनका प्रयोग उसमें कर सके जोड़कर। इसे उसके विद्यार्थी अन्य विषयों के साथ जोड़ना और प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को अंग्रेजी में सीखेंगे, इससे उसके जो विद्यार्थी हैं उनको अंग्रेजी में सीखे गए जो तथ्य है उनको अन्य विषयों के संबंध कर पाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रही है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है। ऑप्शन ए संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, ऑप्शन बी है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित करना, और ऑप्शन डी है अभिनय के गुण को विकसित करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी की संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित करना। रवि अपने विद्यार्थियों को क्या सिखा रहा है, ड्रामा, और वो कह रहा है कि ड्रामा का प्रयोग करके रवि जो है अपने विद्यार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित कर पाएगा। ठीक है, उसमें विकसित करने में उसे हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक, ऑप्शन बी है व्याकरण अनुवाद, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक, ऑप्शन डी है रचनात्मक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए संरचनात्मक। ठीक है, सुजाता है वो अपने स्टूडेंट्स को वाक्य संरचना को सिखा रही है और ड्रिल के विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, तो वह भाषा शिक्षण के संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है और ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, तो भाषा शिक्षण की वह संरचनात्मक उपागम का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है। यानी कि जो एक है गुरजीत वो क्या कह रही है कि भाषा अधिगम में शब्द भंडार का महत्व उसको विकसित, उसके महत्व को समझ रही, तो उसके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। यानी कि विद्यार्थियों जो है उनको कई सारे ऐसे आते हैं पाठ में कठिन डिफिकल्ट वर्ड्स रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए उन्हें कहें। और दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को कुछ दिए गए होते हैं संदर्भ, उनके आधार पर क्या करना कि शब्दों का अर्थ है उसका अनुमान लगाने के लिए कहना। अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। स्टूडेंट्स को क्या कहा जाए, शब्द होते हैं वर्ड्स उनकी सूची बनाने के लिए और उनका अर्थ है उसे याद करने के लिए कहा जाए। डी कह रहा है कि विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द के सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। मतलब जब भी वो कोई डिफिकल्ट वर्ड फेस करे तो वह क्या करें, डिक्शनरी का प्रयोग करें, ठीक है, जिससे उनके बारे में पता चल जाए। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी के विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए उनसे कहा जाए। मेरी व्याख्या भी कह रही है कि गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार जो शब्द भंडार है वह विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति होती है कि विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों का अर्थ है वो अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। युक्ति का मतलब होता है उपाय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमास्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है। ऑप्शन ए है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, ऑप्शन सी है किसी एक भाषा को समझना, ऑप्शन डी है इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक व्याकरणों को समझता। ठीक है, चौमस्की के द्वारा प्रतिपादित जो भाषा अर्जन है उस उपकरण का प्रकार होता है कि सार्वभौमिक जो व्याकरण है उसको समझना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि चौमस्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का प्राकर्य सार्वभौमिक व्याकरण को समझना है। और चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात यानी बचपन से ही उसके अंदर भाषा को अर्जित करने की क्षमता होती है। बच्चों में भाषाई विकास एक वैकल्पिक
एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होता है बच्चों में भाषाई विकास, यानी भाषा का विकास कैसा होता है, एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वे विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, यानी इंटरेस्टिंग बना रही है अपने क्लासरूम को। ऑप्शन बी अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में हेल्प कर रही है। ऑप्शन डी अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में हेल्प कर रही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कि विद्यार्थियों को जिन नए शब्द हैं वो सीखने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक है, रेखा कक्षा किसके क्लास 1 के विद्यार्थी हैं, उनको इंग्लिश पढ़ा रही है और वो वस्तुओं के चित्र को दिखाती है, फिर उसके नाम बताती है। तो उसे क्या करिए कि विद्यार्थी से नए शब्द जो हैं वो सीख पाएंगे, यानी नए शब्द को सीखने में हेल्प कर रही है, शब्दों को सीखने में हेल्प कर रही है। वही व्याख्या कह रही है कि रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ाती है और चित्र दिखाती है, वस्तुओं के फिर उनके नाम बता देती है। तो इस तरह से बच्चे नए शब्द सीख पाएंगे, उनकी हेल्प कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी है वॉटसन, ऑप्शन सी है स्कीनर, ऑप्शन डी है चॉम्स्की। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चॉम्स्की। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा को अर्जित करने के उपकरण की अवधारणा है वो चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला कह रहा है हमारी व्याख्या कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा को अर्जन उपकरण की अवधारणा चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित की गई, क्योंकि सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करना, उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने की भाषा को ही अर्जित करते हैं। भाषा अर्जन क्या कहलाता है कि कोई सीखी हुई भाषा होती है उसको समझने की क्षमता को अर्पित करना और उसे क्या करना, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना, और ये क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निंदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पाठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निंदा क्या करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन ए कि अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। ऑप्शन बी है अपने विद्यार्थियों को पीठ का शीर्षक बता रही है, और पीठ का नहीं पाठ का शीर्षक बता रही है। ऑप्शन सी है अपने विद्यार्थियों को रुचि को क्रियाशील बना रही है, और ऑप्शन डी है अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान है उसको क्या कर रही है, क्रियाशील बना रही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि निदा अपनी कक्षा में जो चीता चीता कविता है उसका क्या कर रही है, गायन करवा रही है। इससे पहले वो किस पर करवा रही है, चीते नाम पाठ पर चर्चा करते हैं। चीते से पाठ पर चर्चा करने से उसे चीते के बारे में पता चल जाए, जैसे चीता चीता कविता का पाठन अच्छे से हो, इसलिए वो अपने पूर्व ज्ञान को क्या कर रही है, क्रियाशील बचाने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापन विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है शब्दार्थ, ऑप्शन डी है रचनात्मकता। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए व्याकरण। ठीक है, प्रतिस्थापन विकल्प सूची जो है वो व्याकरण में इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, वे किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए है समग्र भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी है मौन विधि, ऑप्शन डी है परामर्श कोश। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, जोसेफ है टीचर, वो क्या कर रहा है कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार, ऐसे बच्चे जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ वो द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग भी करता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करता है जिससे वो अच्छे से समझ सके, तो वो क्या कर रहा है, तो व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या करिए कि जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ते हैं उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ उसका हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा है, द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, और ये व्याकरण अनुवाद विधि सिद्धांत का प्रयोग होता है। क्या होता है, व्याकरण अनुवाद विधि। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो उसके विद्यार्थियों
नाटक का, जिससे उनके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें। ऑप्शन ए है सौसर वाचन, ऑप्शन बी है भूमिका निर्वह, ऑप्शन सी है मौन पठन, ऑप्शन डी है चित्र संयोजन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भूमिका निर्वह। ठीक है, कक्षा 3 को पढ़ाती है रोमी, तो उसको पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो नाटक का शिक्षण है उसको रोमी को भूमिका निर्वह के द्वारा करवाना चाहिए, जिससे बच्चे नाटक में इंटरेस्ट ले सकें, क्योंकि बच्चे उस समय अगर रोल प्ले करेंगे तो वो नाटक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और उसे अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं। ऑप्शन ए श्रवण यानी सुनने के, ऑप्शन बी है वाचन यानी बोलने के, ऑप्शन सी है पठन यानी कि पढ़ने के, ऑप्शन डी है लेखन यानी कि लिखने के। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि पठन के। सरसरी तौर पर पढ़ना और बारीकी से पढ़ना, ये सब पढ़ने के कौशल होते हैं। ठीक है, सरसरी तौर पर मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, बारीकी तौर पर मतलब पूरा अंदर से इस्तेमाल, पूरा अंदर से अच्छे से पढ़ना समझ कर। ठीक है, तो सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, पठन के उपकौशल होते हैं। कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पूछता है एग्जाम में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये सब होते हैं कौशल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए है पत्र का गलत प्रारूप, ऑप्शन बी है विराम चिन्ह की त्रुटियां, ऑप्शन सी है सासर शैली लहजा की त्रुटि और ऑप्शन डी है वर्तनी की त्रुटि। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, स्वर शैली यानी लहजा की त्रुटि ये लेखन कौशल की नहीं है, जबकि पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की और वर्तनी, ये सब त्रुटि लिखने से संबंधित है, जबकि स्वर शैली या लहजा की लिखने से नहीं बोलने से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि श्वासर शैली लहजा की त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं होती है, जबकि पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की त्रुटियां और वर्तनी की त्रुटियां सब लेखन कौशल में आती हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।